हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया है लुसेंट की पोइट्री की क्लासेस, उसमें हम पहुँच चुके हैं अपने आज लेक्चर नंबर 7 में। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हैं DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 पे, जो कि हमारा आज क्या टॉपिक है, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अच्छे से डिटेल से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। ठीक है, देखिए ये जो क्या लिखा है, संघीय कार्यपालिका यानी कि संघीय कार्यपालिका में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि कौन कौन इसमें आते हैं संघीय कार्यपालिका में। तो इसमें दोस्तों पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद आते हैं मंत्री परिषद। यानी कि इतने लोगों को मिला करके क्या बनता है, हमारा बनता है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो ये आप जान गए बेसिक चीज़। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि अभी हमने जो बताया आपको कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, तो उन सब में अगर देखा जाए तो शक्ति किस में है, वो निहित है राष्ट्रपति जी में। ओके, आगे देखते हैं ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को। इसमें दोस्तों संसदीय जो व्यवस्था है इसकी क्वालिटी क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे मेन क्वालिटी ये है कि जो सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है संसदीय व्यवस्था की कि इसका जो मेन जो होता है, जो मुखिया, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और दूसरा इसका एक और आप क्वालिटी देख लीजिए कि इसका दूसरा क्वालिटी क्या है। इसमें दोस्तों जो हमारे सरकार में जो टोटल होते हैं विधायिका और होते हैं कार्यपालिका, इनकी शक्तियों में अच्छे से बंटवारा होता है कि ठीक है, विधायिका यानी कि आप विधि बनाओगे, ठीक है, कार्यपालिका आप इस उस मतलब विधि को अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो इन दोनों लोगों की शक्तियों का अच्छे से विभाजन किया गया होता है किसमें, संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक और क्वालिटी कि ये जो है यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, ये दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था के बारे में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और ये जो इसमें जो मेन क्वालिटी ये है कि ये विधायिका और कार्यपालिका को मतलब अच्छे से प्रॉपर तरीके से बांटा हुआ है शक्तियों को, मतलब शक्तियों का विभाजन किया हुआ है कि आपका काम जो है आप वो करोगे, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। और इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम अलग अलग रहते हैं, काम बटा हुआ है बट एक दूसरे पे निर्भर है। ओके, तो ये खूबसूरती है किसकी, संसदीय व्यवस्था की, जिसे अपनाया गया है भारत में। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, किस में बता रहा है ये, संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है। मेन कौन है, वो है प्रधानमंत्री व उनका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो वही हमने जो बताया आपको कि सबसे मेन इसमें कौन है, प्रधानमंत्री हैं, और नाम मात्र के हैं कौन, राष्ट्रपति। ओके, बेसिक्स अंतर है, आगे देखते हैं। इसलिए आप देखते हो कि भारत में ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोर एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनका काम बस अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर साइन करना होता है बस। ठीक है, तो ये नाम मात्र के होते हैं और ये जो होते हैं ये मेन होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है राष्ट्रपति के बारे में। कहाँ से शुरुआत होती है, अनुच्छेद 52 से शुरुआत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से, तो ध्यान रहे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है। ओके, प्रधान होता है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो हमारे देश में संविधान है, ठीक है, संविधान से हमारा देश चलता है, तो इसलिए जो संवैधानिक प्रधान है उसको मतलब चलाने वाला वो कौन है, राष्ट्रपति है। यानी कि हमारा देश जो चलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, मतलब कहलाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे पूरे भारत में, उसमें सबसे प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है किसको, राष्ट्रपति को।
तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक प्रधान जो है वो है राष्ट्रपति है। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ओके, ये इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 58 में। तो यदि आपके एग्जाम में दे दे कि राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 58 में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या योग्यता है इसमें। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारतीय नागरिक होगे तो फिर आप एलिजिबल हो राष्ट्रपति बनने के लिए, सबसे पहला शर्त ये है। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि अगर आप 34 साल के हो तो फिर आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। 35 या फिर 35 प्लस होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये है एज लिमिट। आगे देखते हैं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हों। किसके, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के आप योग्य हों। अगला क्या है, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कि इसमें भी दोस्तों यहाँ पे क्या वर्णन किया गया देख लीजिए पहले नोट। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य का मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप इस पद पे हो, इस पद पे हो या फिर मंत्रिपरिषद में हो तो फिर उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि अगर आप एक कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक हो, तो फिर आप मतलब उसको बोला जाएगा कि आप लाभ के पद पे हो, तो फिर आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। तो ये इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा फोकस बस इस पर रखना है कि ये एज लिमिट कितनी है। ओके, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि 25, 30, 35, 45, तो ध्यान रखना है 35। ठीक है, या तो 35 हो या फिर 35 प्लस हो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यानी कि जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे होता है वो देखते हैं अब। तो इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 54 में। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सेंटर में लोकसभा रहेगा और राज्यसभा, और नीचे राज्यों से कौन आएगा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आएंगे। यानी कि कोई भी मतलब मनोनीत सदस्य यहाँ पे मतलब वोट नहीं देगा राष्ट्रपति को बनाने में। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा, लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे और सभी राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभी और देखिए क्या है यहाँ पे, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि अभी तक जो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते थे, उनके अलावा यूटी जो है यूनियन टेरिटरी, वहाँ के सदस्य नहीं आते थे। बट अब नवीन व्यवस्था में ऐसा कर दिया गया है कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से कौन कौन से, पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने, मतलब वोट देने आएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, पता होना चाहिए कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे राज्यों की जो है वो विधान परिषद नहीं है। ठीक है, परिषद नहीं है यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है कि परिषद नहीं है राज्यों का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित की बात की गई है और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यानी कि जब आप जाते हो ना पर्चा भरने, तो वहाँ पे यह बात कर रहा है कि 50 लोगों का वहाँ पे साइन होना चाहिए एज ए प्रस्तावक के रूप में, और 50 लोगों का साइन होना चाहिए एज ए अनुमोदक के रूप में कि हाँ ये आदमी सही है, इनको मतलब चुनाव लड़ने के लिए मतलब एलिजिबल किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कोई राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत। तो याद रखिएगा अनंत मतलब कई बार बन सकता है वो भारत में, कौन, राष्ट्रपति।
कोई लिमिट नहीं है कि इतनी बार ही बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, यानी कि इस पद्धति के द्वारा होता है। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। आगे देखते हैं ये क्या चीज़ कह रहा है ये अभी इसके बारे में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से कि ये है क्या चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको ये भी अब देखेंगे हम कि ये क्या है। ये जो दोनों बड़े बड़े वर्ड हैं इन्हें हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर ये जो वो देखिए आगे इस पर लिख आया ही नहीं है क्या, वो वो पेज ही नहीं आया है। तो यहाँ पे बस ये है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए उनका निर्वाचन हो रहा है राष्ट्रपति जी का, ठीक है, और कोई विवाद हो गया उनके निर्वाचन को लेकर के कि मतलब इनका निर्वाचन सही तरीके से नहीं हुआ है, सही ढंग से नहीं हुआ है, तो ये बात न्यायालय में जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव है तो न्यायालय में नहीं जाएगा, न्यायालय में जाएगा। और निर्वाचन अवैध घोषित अगर हो जाता है कि ये अवैध तरीके से, मान लीजिए राष्ट्रपति चुन करके आ गए, 6 महीने तक वो आराम से राष्ट्रपति पद पर रहे और तब पता चला कि इनका जो चुनाव हुआ था ये मतलब कोई उसमें धांधली से हुआ था, तो 6 महीने बाद इनको यहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, बट 6 महीने तक अगर ये इस पद पे रहे हैं और जो जो काम किए हैं वो जहाँ जहाँ पे मतलब कोई काम हुआ है तो इनका साइन हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये अब हट जाएंगे यहाँ पे तो ये जो सारा काम हुआ ये भी समाप्त हो जाएगा। नहीं, इस बीच में जो जो काम इनके द्वारा किया गया है वो काम वैसे का वैसे ही रहेगा, भले ही अब यहाँ पे ये हट जाएंगे। ठीक है, तो आगे लाइन में यही लिखा हुआ है कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी उनको मतलब वो काम जो है वो समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे क्या है वो देखते हैं। हमने बताया ना बड़े बड़े वर्ड, ये देखिए बड़ा बड़ा वर्ड कौन सा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या लिखा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका अगर आप मतलब इसके बारे में अगर आप नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं है, बट मैं आपको फिर भी इसको पढ़ करके एकदम डिटेल्स में नहीं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप समझ जाओ कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए लिखा क्या है पहले वो पढ़ते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से अभी देखते हैं। उसका क्या क्वालिटी है वो देखिए। कुछ देशों में इजराइल जैसे कि नीदरलैंड, इन 2 देशों में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। दूसरा, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जैसे अर्जेंटीना में और पुर्तगाल में देखा जाता है, वहाँ पे क्या है कि पूरे जो देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। आगे देखते हैं। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़े आप, समझे क्या? मुझे लगता है अभी आप तक कुछ भी नहीं पहुँचा होगा, बट शॉर्ट में देखिए। इसका मतलब बस यही है कि आपको जितना परसेंट आपको वोट मिला है, ठीक है, उतने परसेंट ही आपको सीट दी जाएगी कहाँ पे? संसद में। तो जितना परसेंट आपको वोट मिला है उतना ही परसेंट आपको सीट दी जाएगी कहाँ पे? संसद में। ठीक है, तो ये होता है किसमें? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक ऐसे प्रकार हैं जो इजराइल और नीदरलैंड में फॉलो किया जा रहा है, तो वो कौन सा है कि उसमें इन 2 देशों में एक जो तरीका है वो अपनाया जाता है कि पूरे देश को एक मान लिया जाता है। क्या? देखिए, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, और उस देश में जितनी भी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं? एक लिस्ट जारी करती हैं अपनी। ठीक है, उतने मान लीजिए लिस्ट जारी कर दिए, वो लिस्ट जारी करने के बाद मान लीजिए उनको मिला 10% वोट। ठीक है,
10% वोट मिला उनको, तो उनको 10% सीट दे दी जाती है। बट क्या इनका मेन फीचर क्या है कि पूरे देश में वो है, ठीक है। बट आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में ये लोग क्या करते हैं, क्षेत्र बांट देते हैं देश में, और उस क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट उठाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो मतलब जितने जीतते हैं जितने लोग, उतनी सीटें दे दी जाती है, ठीक है। यानी कि ये लोग मतलब थोड़ा ग्राउंड स्तर पे जा करके कैंडिडेट उठाते हैं और वहाँ पे मतलब ये जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक सा अंतर है, बस हमें हल्का सा बस यही जानना था। इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है इसमें, नोट। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। यानी कि ये जो तरीका है हमने अपनाया है, बट अप्रत्यक्ष चुनाव में। इसका मतलब क्या है कि जो लोग आप चुनाव, अगर आप चुनाव आता है, आप जाते हो वोट देने, तो वो कौन सा चुनाव है, वो है प्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि एक आम जनता अगर जा करके वोट डाल रही है तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और सांसद सब मिल करके अगर किसी मतलब प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को चुन रहे हैं तो वो बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि वहाँ पे जनता जो है वो सीधे प्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं है, उनके जो मतलब उनके जो भेजे गए जो नुमाइंदे हैं वो जा कर के वहाँ पे चुनाव कर रहे हैं प्रधानमंत्री का और किसका, राष्ट्रपति का। तो इसलिए ये है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणी मत प्रणाली कहते हैं, उसे अपनाया है, ठीक है। यानी कि हमारे देश में जो चुनाव होता है किसका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद का, वो होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इतना ये सब देखा, इसमें आप देख रहे होंगे मिसिंग क्या क्या है। इसमें एक मिसिंग है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो इसके तहत नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक और मिसिंग चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे देखिए विधान परिषद है बट विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है यानी कि मुख्यमंत्री। और यहाँ पे लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा मतलब हमने बता दिया आपको प्रधानमंत्री। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि एकल जो संक्रमणी मत प्रणाली है, इसके तहत जो हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और मुख्यमंत्री का होता है वो नहीं होता है। बाकी इन सभी पद के मतलब इन सभी का चुनाव होता है इसके तहत, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं बता दूं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये आखिर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव में ये सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका फीचर क्या है। इसमें दोस्तों क्या है कि जिसको भी चुनाव, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना किसका किसका होता है, ये देखिए लिखा है ना, ये सभी पदों का चुनाव होता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस मतलब प्रणाली को हम लोग अपना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक लिस्ट ऐसे निकलती है, एक पर्ची, उसमें जितने कैंडिडेट हैं, मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों का यहाँ पे नाम लिख जाएगा, उनका फ़ोटो हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे हो गया। तो जो सांसद होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको बस ये करना है कि हाँ हम पहले को चुन रहे हैं, नहीं, उनको यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है कि हमारा सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है, ये है पहले नंबर पे है, ये है दूसरे नंबर पे, ये है तीसरे नंबर पे। मतलब कि अगर ज़्यादा लोग पहले को पसंद कर ले तो हम चाह रहे हैं कि ये बन जाए, और यदि ये ना बने तो दूसरा वाला बन जाए। यानी कि ये क्या करते हैं वहाँ पे, ये दोस्तों रैंकिंग करते हैं, ओके। तो ये वजह है कि ये जो प्रणाली है ये हमारे उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव में ये दोनों सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फाइनली होता है ये, मतलब या तो यही होंगे या तो नोटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब सिस्टम नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56 बता रहा है क्या, काल अवधि बता रहा है, कितना, 5 वर्ष। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रपति का काल अवधि किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 56 में है। कितने टाइम तक के लिए है वो, 5 साल के लिए है, ठीक है। और 5 साल जब पूरा हो जा रहा है और दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ रहा है, तो भी तब तक के लिए वही राष्ट्रपति उस पद पे बना रहता है। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला राष्ट्रपति न आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि सिंपल भाषा में जानिए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये दिलाते हैं शपथ राष्ट्रपति जी को। और मान लीजिए किसी कारणवश ये उपस्थित नहीं है, ठीक है, तब कौन दिलवाएगा, उच्चतम न्यायालय के ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही कौन दिलवाएंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो सबसे उम्र दराज होगा न्यायाधीश, वकील मतलब सॉरी जज, तो वो दिलवाएगा शपथ, ठीक है। बट पहले कौन दिलवाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा बहुत रेयर स्थिति है कि ये उस समय अवेलेबल ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं शपथ राष्ट्रपति को। आगे क्या है नोट में, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही गई। मतलब क्या भाषा लिखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि भारत सरकार की जो जितने भी कार्यपालिका की जो कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 77(3) क्या कह रहा है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यानी कि यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको बस यही जानना है कि कोई भी जो कार्यपालिका का काम होता है भारत में वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ठीक है। और कोई भी नियम जब बनता है तो राष्ट्रपति बनवाता है किसके साथ, मंत्रियों के साथ मिल करके, ठीक है। तो ये चीज़ जानना था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे देश में आज़ादी के बाद से कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। आगे भी 2 नाम है, इधर 2-3 नाम यहाँ पे देखिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले कौन है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे देश के कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, 1950 में बने थे, 1962 तक थे ये, ठीक है। उसके बाद एस राधाकृष्णन जी बने थे, उसके बाद जाकिर हुसैन जी, उसके बाद वी गिरी जी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमण, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। आगे आइए यहाँ पे, फिर आए प्रणब मुखर्जी जी, फिर रामनाथ कोविंद, और इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। इनका नाम जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे, अभी इनके बारे में कुछ लोगों के बारे में कुछ क्वालिटी है वो हम अभी मतलब जब ये राष्ट्रपति का लास्ट वाला जब चलेगा तो वहाँ पे देखेंगे कि किसका क्या क्वालिटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको नाम पता होने चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति कौन कौन है, एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अच्छा ये भी है क्या, ये तो नाम हम जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि स्टार बना करके, और स्टार इनके नाम के आगे है ना, तो क्या लिखा है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति ये है कौन, द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म कब हुआ है, 1958 में। यानी कि इससे पहले, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले जो राष्ट्रपति बने हमारे देश में, उन सभी का जन्म तब हुआ था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। यानी कि 1947 से पहले इन सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। बस ये पहली महिला बनी है और पहली राष्ट्रपति बनी है ये, जिनका जन्म हुआ है आज़ादी के बाद 1958 में। ऐसी राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला है, पहली मतलब पहली राष्ट्रपति ही हैं और पहली महिला भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है तो याद रहे। अगला देखिए नोट में क्या लिखा है, वी गिरी जो कि 3 मई से इतना मतलब डेट नहीं हमें ध्यान देना है, ठीक है। बस ये देखिए कि वी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये डेट है उनका। उसके बाद VD जत्ती ये डेट है उनका, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो यहाँ से एग्जाम में हमारे आ सकता है कि हमारे मतलब अभी तक के इतिहास में
कितने राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं? तो 1, 2 और 3, 3 लोग। एग्जाम में आ जाए कि अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? 2, 3, 4, 5, तो ध्यान रहे 3। ठीक है। और एग्जाम में अगर ऐसे दे दे कि मतलब इनमें से कौन है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है, उसमें दे दे वीवी गिरी, ये नाम दे दे, मतलब ये 3 नाम तो देगा ही देगा। अगर ये प्रश्न बनाता है कि इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, तो ये 3 नाम तो देगा ही देगा। उसके बाद चौथा कुछ और नाम दे देगा, तो चौथा वही होगा। इसलिए ये नाम आपको पता होना चाहिए। वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ये थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, नाम लिखा है कार्यवाहक, मतलब कि एक मतलब प्रॉपर जो राष्ट्रपति होते हैं वो नहीं थे, तो उनकी जगह पे ये कार्यवाहक के रूप में काम किए थे कुछ दिनों तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या लाइन है? राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, यानी कि पद त्याग सकता है। तो ऐसा क्या क्या कंडीशन बन सकता है कि राष्ट्रपति जो है 5 साल जो उनका जो टाइमलाइन है उससे पहले भी ये पद अपना त्याग सकते हैं? क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा कि इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो किसे देगा? वो उपराष्ट्रपति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को कहाँ लेके जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे कि कौन राष्ट्रपति किसको देता है त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कहाँ ले आता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61, यानी कि जो ये महाभियोग की बात है ये किस में है? अनुच्छेद 61 में है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 60, 61, 56, 65, कुछ भी दे देगा। तो ध्यान रहे 61 में है, राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखा है? महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, यानी कि राष्ट्रपति एक तो या तो खुद से त्यागपत्र दे दे, ठीक है, या फिर उस पर महाभियोग लग जाए तो वो हटता है। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है कि महाभियोग उन पर अगर लगेगा तो क्यों लगेगा? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, एक आधार है, एक ही आधार है। कौन सा है? संविधान का अतिक्रमण। यानी कि वो राष्ट्रपति ऐसा काम करने लगे जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, तो ही ऐसा वो कंडीशन है जहाँ पे हम अपने राष्ट्रपति पे क्या लगाएंगे? महाभियोग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी एग्जाम में आता है कि ये सिस्टम राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, यानी कि कहाँ से लेकर के हमने इसे अपने संविधान में शामिल किया है। तो ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, कहाँ से? यूएसए से लिया है हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि हमारे अनुच्छेद 61 में रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही या फिर राज्यसभा में ही, दोनों सदन में से किसी में भी ये शुरू हो सकता है। ठीक है, किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में भी या तो राज्यसभा में भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी में भी। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन पहले ही एक लिखित चिट्ठी भेज दो। ठीक है, कि आप पे ये इल्ज़ाम है, आप पे महाभियोग लगाया जाएगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि कितने दिन पहले उसे मतलब नोटिस दिया जाता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन। तो ध्यान रहे 14 दिन पहले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बस मौखिक बोल दिया जाएगा, पूरा बाकायदे लिखित करके सूचित किया जाएगा। ठीक है, और जो भी वो लिखा जाएगा, ठीक है, लिख करके जो भेजा जाएगा उस पर
जहाँ से ये शुरू हुआ है, जिस भी सदन से ये महाभियोग शुरू हुआ है, उस सदन के कम से कम 1/4 पर्सन के द्वारा उस पर साइन होना चाहिए कि हाँ हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, 1/4 लोगों के द्वारा साइन होना चाहिए, जितने भी उसमें संख्या है उसका 1/4। ठीक है, इतने लोग साइन करेंगे तब फिर माना जाएगा कि हाँ महाभियोग लाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। 1/4 लोग तो साइन कर दिए कि हाँ हम प्रस्ताव ला रहे हैं कि इन पे महाभियोग लाया जाए। ठीक है, उसके बाद 1/4 लोग जब पेश कर दिए तो फिर बाकी जो लोग नहीं मतलब उस पर साइन किए हैं वो लोग भी उसको पढ़ेंगे कि हाँ भाई देखा जाए क्या क्या है उसमें। उसको पढ़ने के बाद अगर कम से कम 2/3 कम से कम 2/3 लोग बोल दिए कि हाँ यार सही बात है, ये चीज़ होना चाहिए, तब फिर वो जो है महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पे जाता है, तो फिर जाता है वो दूसरे सदन में। ठीक है, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। मान लीजिए लोकसभा में ये सारा काम हो गया कि 1/4 से साइन हो गया और 2/3 से उसको पारित कर दिया गया लोकसभा में। उसके बाद तब अगला जो सदन है वो लोग मान लीजिए राज्यसभा है, तो ये क्या करेगा, आरोप की जांच करेगा या फिर दूसरे से कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 से पास होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए या फिर मान लीजिए लोकसभा लगाया हो या फिर राज्यसभा लगाया हो, तो एक ने लगा करके दूसरे में भेज दिया कि भाई आप भी देख लो कि ये इनके में दिक्कत है, तो दूसरे वाले सदन में भी अगर कम से कम क्या लिखा है 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता है कि हाँ सही बात है, तो फिर जा कर के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी समझी जाती है। ठीक है, तब उस डेट को राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से 1/4 से पहले शुरू हो और उसी उसी मतलब सदन में, यानी कि जिस भी सदन में हो, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, तो 1/4 में शुरू होना चाहिए। शुरू होने के बाद उसी में 2/3 से पास होना चाहिए। फिर जब दूसरे सदन में आ जाए तो वहाँ भी 2/3 से पास होना चाहिए। तो फिर अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पे क्या लगता है, महाभियोग। ठीक है, जो ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किस कंडीशन में लगता है महाभियोग, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 61 में पूरे अच्छे से वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। यानी कि अगर किसी भी वजह से या तो वो त्यागपत्र दे दिया अपनी मर्जी से उपराष्ट्रपति को, या फिर उन पे महाभियोग लग गया और वो हट गए वहाँ से अपने पद से, तो फिर मैक्सिमम राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा 6 महीने तक। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय तक के लिए रिक्त रह सकता है, 1 साल, 3 माह, 6 माह, 9 माह, तो ध्यान रहे 6 महीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आराम से 5 साल पूरा हो गया है राष्ट्रपति जी का, ठीक है, तो फिर मान लीजिए कंप्लीट अच्छे से हो रहा है, तो ये होता है कि भाई जब तक ये कंप्लीट हो रहा है उससे पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। क्यों, क्योंकि ऐसा ना हो कि देखिए मान लीजिए एक आ रहे हैं 5 साल से, तो ऐसा ना हो कि फिर यहाँ से दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो यहाँ पे क्या होगा, गैप बन जाएगा, और गैप बनेगा तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि पहले ही मतलब क्या है, पहले ही कर लिया जाएगा, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। यानी कि सिंपल सी बात वही है कि राष्ट्रपति का जब पद समाप्त हो जाता है पूरा 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी, तो भी वो पद पे बना रहता है। क्यों, क्योंकि बीच में हमें ये राज अंतराल नहीं होने देना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से हमारे एग्जाम में भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है,
देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो और ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी में पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यानी कि यहाँ पे बात कह रहा है कि अगर किसी भी कंडीशन में मान लीजिए राष्ट्रपति उस समय नहीं है, ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति उस समय नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके जगह पे काम करेगा कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और यदि उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब फिर कौन काम करेगा, वो काम करेगा मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है कि ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है, तो उस समय कौन काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। मतलब ये ऐसा तो मतलब होगा ही नहीं कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो फिर इनको काम करना पड़े एज ए राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही बता रहा है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है वो देखिए, 5 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। हर महीने 5 लाख रुपए मिलता है राष्ट्रपति को वेतन, ठीक है। इसके अलावा उन्हें आजीवन, मतलब अगर राष्ट्रपति बन गए वो 50 साल में मान लीजिए, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको फ्री मेडिकल मिलेगा, आवास मिलेगा, इलाज की सुविधा मिलेगी, समेत भत्ते भी मिलेंगे उनको। कब तक, आजीवन, जब तक वो जीवित रहेंगे, ठीक है। आगे देखते क्या है, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी कि नो टैक्स, मतलब कि राष्ट्रपति का जो वेतन है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 5 लाख उनका मासिक वेतन है, जिस पे मतलब आजीवन फ्री मेडिकल है, आवास है, इलाज की सुविधा है, और भत्ते भी साथ साथ में है, और जो उनका वेतन है वो टैक्स मुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, मतलब एक हमारे देश का जवान बॉर्डर पे जा रहा है, उसका टैक्स लिया जा रहा है उसके इनकम का, और यहाँ पे एक तो टैक्स भी नहीं है, ऊपर से दुनिया भर में मुफ्त में घूम सकते हो, पूरा जीवन फ्री में सब कुछ इलाज कराओ, ठीक है। मानते हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बट हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं, मतलब इतना भेदभाव क्यों, वो भी मतलब मुझे बुरा लगता है कि जो बॉर्डर पे जवान है हमारा, उनके बारे में तो सोचिए, जान जोखिम में डाल करके, क्या ही बताया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, कि कहीं भी वो मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं पूरी दुनिया में, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, यानी कि उनके बच्चे नहीं, बस राष्ट्रपति और उनकी पत्नी। आगे क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है, यानी कि 5 लोगों का उनके पास एक स्टाफ हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह पढ़ने के बाद हमें एग्जाम के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। ये देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय ही ये कहा जाए कि आपको 5 लाख मिल रहा था, अब इतना नहीं मिलेगा, अब आपको 4 लाख ही मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ये कहा जा रहा है भत्ते, जैसे मान लीजिए उनको कुछ लाभ मिल रहा है, तो उस लाभ में भी कोई भी कमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है एज ए पेंशन। कितना, 1.5 लाख, ठीक है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। तो मतलब रिटायर हो गए तो 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख उनको मिलेगा पेंशन, और स्टाफ पे खर्च करने के लिए उनको मिलेगा 60,000, ठीक है। तो ये बस ये भी जानने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं
कि राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिया गया है और अधिकार के साथ साथ उनको क्या क्या कर्तव्य दिया गया है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि वो किस किस को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ध्यान रहे कि सलाह उनसे लेंगे प्रधानमंत्री से, फिर करेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, उसके बाद कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की, चुनाव आयुक्त जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी, और अन्य चुनाव आयुक्त की भी। ठीक है, उसके बाद भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी, और साथ ही साथ राज्यों के बीच में जब समन्वय बनाने की बात होती है तो वहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, तो उसके जो सदस्य होते हैं उनका भी मतलब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ओके, इसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, और जो वित्त आयोग होता है इनके सदस्यों की भी नियुक्ति वही करते हैं। आगे कौन सा है? भाषा आयोग के सदस्यों की, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, साथ ही साथ भारत के जो राजदूत होते हैं और अन्य राजनयिक होते हैं उनके भी, और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो भी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया इनकी नियुक्ति वाली अधिकार, ओके, बाद विधायी शक्तियाँ। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, कि किसको किसको वो नियुक्त कर रहे हैं। अब हम देखते हैं उनका विधायी शक्तियाँ। ठीक है, इसमें क्या क्या है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ओके। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी? संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, यानी कि संसद को आहूत करने का, बुलाने का और सत्रावसान समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी कि ये भी एग्जाम में आपका एक प्रश्न बन के आता है कि संसद के सत्र को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति। तो इम्पोर्टेंट है कि संसद के जो सत्र होते हैं उसे आहूत और सत्रावसान दोनों, साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। यानी कि अगर दोनों सदन एक साथ बैठे हों तो वहाँ पे आराम से भाषण देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपने देखा है सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना। आपको पता होना चाहिए कि एक बार यानी कि एक साल में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक साल में 3 सत्र होते हैं, और ये चीज़ शर्त है कि किसी भी एक यानी कि 1 और 2 और 3 सत्र करना है तो इन दोनों को और इन दोनों को बीच में जो है मिनिमम मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना भी हो जाए, मैक्सिमम 6 महीना, उससे ज़्यादा गैप होता तो फिर ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपके यहाँ से प्रश्न आता है कि जब जो सत्र होता है, ठीक है, सत्र वो कितनी तरह का होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो वो होता है 3 तरह का, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 2 सत्रों के बीच में कितना मैक्सिमम अंतराल हो सकता है, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको ये भी जानना हो कि वो 3 सत्र कौन कौन सा है, तो एक है दोस्तों बजट सत्र, दूसरा है ये मानसून सत्र, तीसरा है यहाँ पे शीतकालीन। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? 6 माह का। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। यानी कि ठीक है, यहाँ पे वही बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि मान लीजिए संसद ने कोई नियम बनाया है, ठीक है, वो नियम बनने के बाद वो कैसे प्रॉपर तरीके से वो बन करके बाहर निकलेगा कानून, वो निकलेगा तभी जब उस पर राष्ट्रपति जो है अनुमोदन, यानी कि कोई भी मान लीजिए विधेयक बना, ठीक है, संसद में, यहाँ पे बातें हो गई, पास हो गया, बट वो कानून तब तक नहीं बन पाएगा, कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की साइन न हो। राष्ट्रपति की साइन जब विधेयक पे हो जाती है तब वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। देखिए क्या लिख रहा है, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, यानी कि जितना भी मतलब नियम बनने वाला होता है उससे पहले उसका खाका जो तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग विधेयक। तो कौन कौन सा विधेयक ऐसा है जिसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। आगे क्या है, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, यानी कि कुछ विधेयक ऐसा है जिसको संसद में पेश करने से पहले ही हमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से विधेयक हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन करने संबंधी अगर कोई विधेयक है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। एक तो ये हो गया पहला विधेयक। दूसरा कौन सा है, धन विधेयक, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 110 में है। किसका वर्णन है, धन विधेयक का। तो यहाँ से आप ये भी चीज़ नोटिस करिए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, 110 में है। तो धन विधेयक से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही जाएगा संसद में, ठीक है। दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, यानी कि जो 117 अनुच्छेद में है। संचित निधि होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सरकार के द्वारा जो भी टैक्सेस कलेक्ट किया जाती है, ओके, जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, वो जा कर के इसी संचित निधि में जमा होता है एक जगह पे, तो उसे ही बोलते हैं संचित निधि, ठीक है। तो उसमें से अगर व्यय करना हो सरकार को तो क्या करना पड़ेगा, पहले पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा राष्ट्रपति की, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, यानी कि ऐसा विधेयक जिसमें कराधान पर असर पड़ेगा जो राज्यों के बीच में होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई विधेयक होगा तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। और राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने हेतु अगर कोई विधेयक है तो उसकी भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित अगर कोई है या फिर धन विधेयक, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे। छठवां क्या है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 108। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के लिए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो पता होना चाहिए अनुच्छेद 108। ये हो गया। आगे देखते हैं अब अगला नोट में क्या लिखा हुआ है, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर सरकार कोई काम करना चाहती है और वो अनुदान मांगना चाहती है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्या है, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, ठीक है। अभी हमने पहला अधिकार देखा नियुक्ति से संबंधित, फिर देखा हमने विधायी संबंधित, अब देखते हैं हम लोग मनोनयन यानी कि मनोनीत करने वाला जो अधिकार है वो, ठीक है। इसमें देखिए राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन कब आया था, ये 2019 में। कब आया था, 2019 में आया था 104 नंबर का संविधान संशोधन।
इसके तहत क्या किया गया, जो ये आंग्ल भारतीय हैं, मतलब ऐसे भारतीय जो मतलब विदेशों में रहे हैं और अब यहाँ पे आकर के भारत में बस गए हैं, या फिर उनके एक या तो माता या तो पिता कोई विदेशी हो, तो ऐसे अगर कोई भारतीय हैं तो उनके मतलब 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार था यहाँ पे राष्ट्रपति जी का। बट 104 संशोधन के द्वारा क्या किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में ये अधिकार समाप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 80(3) के तहत होता है। तो ये हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र है। क्षेत्र भी अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 तो बस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता है कि कितने व्यक्तियों को वहाँ पे वो राज्यसभा में नामित कर सकता है, मनोनयन कर सकता है। तो वो 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसी के तहत सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा में मतलब मनोनीत किया गया था। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है हमारा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, अभी देखते हैं इसका क्या मतलब होता है, पहले पढ़ते हैं। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। मान लीजिए संसद में जो लोकसभा है वो स्थगित है, ठीक है, तो उस समय तो वहाँ पे सरकार है नहीं कि जो मतलब वहाँ पे नियम कानून बनाए मिल करके, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी नियम कानून बना सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत है वो, 123 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि अध्यादेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो है 123 में। अध्यादेश मतलब कि अगर मतलब सरकार नहीं है उस समय राष्ट्रपति कोई भी नियम बना दे डायरेक्ट, बिना किसी सरकार के उपस्थिति में। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा है, संसद के स्थगन, यानी कि संसद उस समय काम में नहीं है, एक्टिव नहीं है, उस समय अगर कोई राष्ट्रपति अपने मन से नियम बनाता है तो उसे बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके बाद। जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, वो प्रभाव ऐसा होता है जैसे संसद का अधिनियम होता है, यानी कि सरकार जैसे नियम बनाती है वही प्रभाव होता है अध्यादेश का भी। ठीक है, आगे देखिए। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, यानी कि अध्यादेश अगर कोई भी रहेगा तो वो जब तक नया सत्र शुरू होता है तो उसके बाद 6 सप्ताह तक रहता है, यानी कि 6 सत्ते 42 दिन तक मैक्सिमम। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है आपके कि अध्यादेश का मैक्सिमम लिमिट कितना दिन है। ठीक है, तो अगर सप्ताह में दे 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, तो 6 सप्ताह। ठीक है, और यदि दिन में दे तो ध्यान रहे 6 सत्ते 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब दोनों सत्र सदन में होते हैं राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो भी अध्यादेश की शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को सेंटर के लिए है, राज्यों में ये ऐसा काम नहीं कर सकते राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जब दोनों सत्र सदन में हो, यहाँ पे क्या बोला है, संसद के स्थगन के बाद ऐसा होता है। अगर दोनों सत्र में है, अगर दोनों सदन सत्र में होते हैं तब यह शक्ति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें नोटिस बस ये करना है हमारे एग्जाम के लिए कि ये अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो अनुच्छेद 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। और कब तक इसका लिमिट है, तो वो है 6 सप्ताह तक रहता है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन, बस ये 2 चीज़ यहाँ से आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्या है यहाँ पे। अब देखते हैं सैनिक शक्ति, यानी कि सैनिक से रिलेटेड उनके पास क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, वो देखते हैं। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। यानी कि आपको यहाँ पे ये मतलब जानना जरूरी है कि सभी सेनाओं, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति जी। इम्पोर्टेंट है, सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति जी। बट इनके द्वारा जो ये मतलब एक जो विधि होती है
कोई विधि होगी, ऐसा नहीं है कि वो मनमौजी कोई भी काम करा लेंगे अपने सेना से, विधि द्वारा नियमित होती है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक शक्ति क्या क्या उनके पास है वो देखते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो ये इनकी क्या है, राजनीतिक शक्ति है कि अगर हमारा देश का कोई भी डील होता है दूसरे देश के साथ, या तो रक्षा से रिलेटेड या फिर किसी सामान को लेकर के, तो वो किसके नाम पे होता है, वो होता है हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पे। ठीक है, या तो फिर वो विदेश मंत्री जाएँ या फिर प्रधानमंत्री जाएँ, कोई भी समझौता हो किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। तो यही बता रहा है कि हमारे देश से कोई राजदूत जाते हैं दूसरे देश में तो वो इन्हीं के द्वारा भेजा जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। और दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में आते हैं तो ये मतलब अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि दूसरे देशों से जो समझौता होता है वो इन्हीं के नाम पे होता है। आगे बढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया अब क्षमादान की शक्ति। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। किसके तहत, अनुच्छेद 72। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए कि क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति जी को वो है अनुच्छेद 72 में। सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है डायरेक्ट। उसके बाद देखिए कौन कौन सा पावर है। अगर किसी को दंड मिला है तो वो क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और लघुकरण कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो देखिए। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। कि अगर उसको क्षमा कर दिए राष्ट्रपति जी, कोई भी मतलब अपराधी है तो उसे क्या किया जाएगा, पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा अगर वो क्षमा के पात्र है और क्षमा पा गया तो। बट अगर उन्होंने प्रविलंबन कर दिया तो क्या होगा, लघुकरण में दंड को स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। पहले ये देखिए लघुकरण में क्या किया, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि जो भी दंड मिला होता है उसके स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए वो है फांसी की सज़ा, तो उसको बदल देते हैं किसमें, कठोर सज़ा में बदल देते हैं। ठीक है, तो वही है कि उसका स्वरूप जो है वो बदल दिया जाता है। आगे देखिए, जैसे मृत्युदंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये हो गया लघुकरण। आगे देखिए, परिहार में क्या है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाए। जैसे मान लीजिए 10 साल की सज़ा है तो वो हो जाएगी 5 साल की। जैसे 2 वर्ष की कठोर जो कारावास की सज़ा है वो 1 साल का हो गया। ठीक है, तो ये है परिहार में। आगे देखिए, प्रविलंबन, इसमें क्या है, किसी दंड पर विशेष करके मृत्यु दंड पर रोक लगाना प्रविलंबन है। ओके, ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। क्या कर रहे हैं, बस ये रोक लगा रहे हैं, बस रोक मतलब कुछ टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं एक तरह से, ये जानिए। आगे देखिए, विराम में किसी दोषी की सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। तो इसको बोलते हैं विराम, थोड़ा सा आराम दे दिया जाता है कुछ टाइम का बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति जी को। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नोट में क्या लिखा है, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार याचिका दायर कर सकते हो कि मतलब हमारे जो भी हमको सज़ा मिली है उसका आप एक बार देखिए, रिव्यू करिए और हमें क्षमा करिए। और एक बार वहाँ से वापस आ गया फिर आप दोबारा नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस होना चाहिए कि जो भी ये यहाँ पे देखिए, जो भी क्षमा याचना आप करोगे वो खुद से आप नहीं कर सकते हो, स्वयं जा करके आप बात करके राष्ट्रपति से नहीं करा सकते हो, ये चीज़ मेन है। और दूसरी बात, जो भी क्षमा याचना होगा वो मौखिक रूप में नहीं होगा। मान लीजिए आप नहीं जा रहे हो, आपका कोई आदमी, आपका वकील जा करके नहीं बात करेगा, वो लिखित देगा। ठीक है, लिखित देगा और वो खुद नहीं देगा। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, एक मैं यहाँ पे ऐसे बता दिया हूँ। आगे बढ़िए, क्या लिखा है 8वें नंबर पे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब आपातकाल का जब समय होता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है उन्हें देख लेते हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है।
तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा कि ये जो आपातकाल का जो प्रावधान है ये भाग 18 में है। कितने भाग है टोटल? टोटल भाग है 22। तो उसमें से 18वें नंबर पे क्या है? यहाँ पे आपातकाल से संबंधित उपबंध। ओके, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जब हम पढ़ते पढ़ते भाग 18 पे चलेंगे तो वहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है तो यहाँ पे इसको एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। कितने प्रकार के आपातकाल है हमारे वहाँ? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला कौन सा है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। ये है पहला, जो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। यानी कि अगर कोई बाहरी अटैक कर रहा है हमारे देश पे तो उस समय हमारे देश में लग जाता है आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। या फिर हमारे देश में कोई हथियार बंद मतलब गिरोह टाइप का कुछ ऐसा हो जो विद्रोह करे तो फिर लग जाएगा 352 के तहत आपातकाल। आगे बढ़िए, अगला क्या है? दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। यानी कि ऐसा राज्य जो अपने राज्य में, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, वो अपने राज्य को सही से मतलब लाइन ऑर्डर उसका मेंटेन नहीं कर पा रहा है और मतलब वहाँ पे किसी न किसी तरह से वहाँ पे अव्यवस्था फैला हुआ है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। आगे देखिए, अगला कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, जो है न्यूनतम ये 2 माह का ही होता है अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल मतलब ऐसा समय आ जाए जहाँ पे मतलब आर्थिक स्थिति संकट में हो। ठीक है, तो वहाँ पे वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो ये 3 तरह का आपातकाल है। इसमें से यहाँ पे आपने देखा कि 3 तरह का आपातकाल होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर उल्लेख हो गया है थोड़ा सा तो जान लीजिए कि ये जो युद्ध या बाह्य आक्रमण जो है ये हमारे देश में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा इस टाइप का? तो वो लगा है दोस्तों 3 बार। ठीक है, कब कब लगा है? एक बार लगा था 1962 में, दूसरा लगा 1972 में और तीसरा लगा था 1975 में। तो 3 बार लगा है हमारे वहाँ युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल। तो जो 1992 वाला था वो था दोस्तों जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। और 1972 में क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और जो ये 75 में लगा था इसमें आंतरिक अशांति की वजह से लगाया गया था 1975 में। बट 1962 में इंडिया चाइना का वार था, तो यहाँ पे लिखा है ना युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय में लग जाएगा आपातकाल। तो 1962 में जो हुआ था इंडिया चाइना का वार, उसमें लगा था। उसके बाद 1972 में लगा था जब पाकिस्तान से वार हुआ था, और 1975 में हुआ था जब हमारे वहाँ आंतरिक अशांति था। तो ये 3 बार लगा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि कितनी बार लगा है। उसके बाद ये पहला हो गया। और दूसरा राष्ट्रपति शासन, यानी कि कोई राज्य अगर विफल है अपने संवैधानिक तंत्र को मतलब अच्छे से मेंटेन करने में, तो ये हमारे वहाँ कितनी बार लागू हुआ है? ये सबसे सर्वाधिक बार लागू हुआ है। ये हुआ है 132 बार। सोचिए 132 बार लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन हमारे देश में। सबसे पहली बार पंजाब में, पीबी, सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। एग्जाम में आपको पूछता है कि सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। कब लगा था ये? 1950 में लगा था। 1950 में लगा था पंजाब में सबसे पहली बार ये ये राष्ट्रपति शासन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 50 नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। 1951 में सबसे पहली बार पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन, और टोटल अब तक लग चुका है 132 बार। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार कहाँ लगा। एग्जाम में ये पूछ दे कि राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है ये 132 बार लगा है, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है? तो राज्य के अगर पूछ दे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों लगा है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में 10 बार लगा है, सबसे सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे लगा है ज़्यादा? यूपी में। कितनी बार? 9 बार। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? पीबी, पंजाब, जहाँ पे सबसे पहली बार लगा था 1951 में। तो वहाँ पे कितनी बार लग चुका है? टोटल 8 बार। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है? मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार, पंजाब में 8 बार। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल। ये दोस्तों ऐसा आपातकाल है जो कि हमारे वहाँ आज तक एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है, शून्य। एग्जाम में आए वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? शून्य, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ऑप्शन दे दे तो शून्य, मतलब एक भी बार नहीं लगा है। 1991 में वो स्थिति बनी हुई थी जब हमारे वहाँ आर्थिक संकट था, बट उस समय में भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था, तो इसलिए ध्यान रहे कि शून्य वित्तीय आपातकाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले पे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई परामर्श है तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, ये क्या है? वीटो शक्तियाँ मतलब कि मान लीजिए कोई भी आपने कानून बनाया, ठीक है, आपको पता है कि कानून बनने के बाद जब राष्ट्रपति का साइन होता है तभी वो नियम बनता है, कोई भी विधेयक, तो उस विधेयक को वो रख सकता है या फिर दोबारा मतलब जांच करने के लिए भेज सकता है कि फिर से देख करके फिर से बनाओ, या फिर उसे अपने जेब में हमेशा के लिए रख लेगा। तो ये सब चीज़ तरीका होता है। मान लीजिए उसके पास जा रहा है कोई भी विधेयक, तो उसके पास 3-4 ऑप्शन है ना, या तो वो उसको तुरंत देख करके बोल दे ठीक है सही है ले जाओ, या फिर कह देगा कि नहीं रुको हम ज़रा कुछ दिन रखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब साइन करेंगे, ये भी कह सकता है। या फिर उसको मतलब उसको देखे ही ना, वो उसको अपने पॉकेट में डाल ले और एकदम अनदेखा कर दे। तो ये सब जो शक्तियाँ होती हैं इसे ही बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। पढ़ते हैं इसको अभी डिटेल में क्या क्या कह रहा है ये। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, यानी कि साइन करता है। जब ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन है उसके पास। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है पावर? अनुच्छेद 111। तो एग्जाम में आपके लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वीटो शक्ति का, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 111 में। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए। और ये भी बनता है कि अब हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्तियाँ हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी है? 3 वीटो शक्तियाँ हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी है। पहला देखिए, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, जैसे कि आया हाँ ठीक है बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, जैसे कि वो लेकर के उसको रख देगा कि ठीक है अभी हम देखते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, वह वह विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। 3 चीज़ है, ओके। तुरंत आएगा तो बोलेगा ठीक है लेके जाओ बनाओ नियम, या फिर कह सकता है कि रख दो मैं देखूंगा समझूंगा तब साइन करूंगा इस पर। और तीसरा क्या करेगा, वो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा कि आप फिर से लेके जाओ, कुछ इसमें संशोधन करो, फिर लेके आओ तब मैं इसको साइन करूंगा, ये कह सकता है। बट ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा किस पे? धन विधेयक पे। मतलब अगर धन विधेयक है, अगर वो आया है राष्ट्रपति जी के पास, तो वो उसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा? क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि ये जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही बनता है ये। तो मतलब इस विधेयक को बनने से पहले ही राष्ट्रपति इस पर साइन कर दिए होते हैं। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, ये लॉजिक वाली बात है कि धन विधेयक को ये वापस पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि वो एक बार पहले इसको देख करके उस पर साइन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी। मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है लेके जाओ, पुनर्विचार करके लेके आओ, कुछ संशोधन करके लेकर के आओ, बट वो जाता है फिर संसद में और वहाँ पे संशोधन हो करके या फिर बिना किसी संशोधन के पुनः वापस आता है उनके पास, तो उनको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। यानी कि वो बस एक बार लौटा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार बस लौटा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, वही बात है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये जो वीटो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये आया है लैटिन से। इसका मतलब क्या है? रोकना। तो देख लिया हमने वीटो का मतलब क्या है? रोकना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार के वीटो शक्ति निहित है। क्या क्या?
अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा निलंबनकारी वीटो, मतलब जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। और तीसरा जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। हमने अभी जो पढ़ा है उसी को यहाँ पे डिटेल में बता रहा है, तो यहाँ पे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे वही चीज़ हमने जो पढ़ा है वो बता रहा है। यहाँ पे भी हमने वही पढ़ा है जो बता रहा है ये। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु इसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। हमने जो अभी बताया आपको वहीं भी यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। और जेबी वीटो मतलब वही है कि अपने जेब में रख लेगा वो और वो उसको लंबा कर देगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है ये भी, उसके बाद हमें जानने के लिए कुछ भी जरूरत इसमें से नहीं है, ठीक है। ये देखिए नोट में क्या लिखा है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा मतलब अधिनियम है जिसमें संविधान संशोधन हुआ हो, यानी कि संविधान में संशोधन से संबंधित अगर कोई नियम बनने वाला है, तो अगर ऐसा कोई अधिनियम है तो उसे वो मतलब उस मामले में वीटो शक्ति नहीं है उनके पास, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। यानी कि अगर आपको कोई नियम कानून बनाना है नॉर्मली, तो उसके लिए आपके पास वीटो पावर है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। बट ऐसा कोई विधेयक है जिसके द्वारा हमारे संविधान में परिवर्तन होने वाला है, तो वैसे मतलब अधिनियम को वो अपने वीटो अधिकार में नहीं ले सकते हैं, यानी कि उस पर वो कोई भी अपना वीटो पावर नहीं लगा सकते हैं, यही कह रहा है यहाँ पे। अभी तक हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का जो भी वीटो पावर है ये हमने पढ़ा था सेंटर में, केंद्र में। अब देखते हैं कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या क्या है, कैसे है। यहाँ पे देखिए, राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन लाया गया हो तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्यों में क्या सीन है कि अगर कोई अधिनियम मतलब अगर कानून बनना चाहता है तो उस पर राज्यपाल का साइन चाहिए, ओके। बट अगर वो राज्यपाल उसको मतलब ट्रांसफ़र कर दे रहा है राष्ट्रपति के पास, तो अगर राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देगा तब वो बनेगा अधिनियम। बट अगर यहाँ पे राज्यपाल साइन कर दे रहा है तो उस राज्य का वो नियम कानून बन जाता है। बट अगर कुछ ऐसा मतलब मामला है, कुछ ऐसा मुद्दा है, राज्यपाल चाह रहा है कि इसके बारे में थोड़ा राष्ट्रपति भी देखें समझें, तो अगर वो भेज देगा राष्ट्रपति के पास तो ये जब देंगे स्वीकृति तब बनता है वो नियम, ठीक है। आगे देखते हैं, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आता है कि ये जो वीटो पावर है ये राज्यपाल के पास ज़्यादा है कि राष्ट्रपति के पास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है राज्यपाल के पास, एक मतलब प्लस है। हमने देखा था राष्ट्रपति के पास कितना था वीटो पावर, उनके पास था 3, राज्यपाल के पास कौन सा है, 4 है। तो एक कौन सा वो ज़्यादा है वो देख लीजिए, वो यही है कि राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, यही वाला बस ज़्यादा है। बाकी 3 वही है जो राष्ट्रपति को है कि अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर उसको सुरक्षित रख लेगा कि हाँ भाई हम देखेंगे समझेंगे फिर बताएंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो यही तीनों उसके पास भी है, बस ये एक एक्स्ट्रा हो गया है कि वो राष्ट्रपति के मतलब एक ऊपर लेवल में भेज देगा, वो ये पावर है उसके पास। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होता है। वो उसको स्वीकृति दे देगा कि ठीक है बनाओ, उसको सुरक्षित कर लेगा कि मतलब देखेंगे समझेंगे फिर बताएंगे, या फिर वो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यही सबसे बड़ा अंतर है कि अगर सेंटर में ऐसा कोई कानून है जो संसद या फिर संसद से बना करके भेजा गया है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने पुनः वापस लौटा दिया कि नहीं तुम लोग कुछ देखो इसको सुधार करो, और फिर इसने वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य है। बट यहीं पे ये तो बात हो रही है संसद की। बट अगर राज्यों में ऐसी बात है कि राज्य ने भेजा है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने भेज दिया कि जाओ भाई पुनर्विचार करके आओ, और राज्य ने मतलब दोबारा पुनः भेज दिया, तो यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ संसद के जो विधायिका होगी यहाँ पे वहाँ के जो नियम कानून है उसमें ये बाध्य है। राज्यों से रिलेटेड कोई भी विधायिका हो तो उसमें ये बाध्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए राज्य में ऐसा कोई कानून बनने वाला है, वहाँ की सरकार बनाने वाली है, तो वो क्या करेगी, बनाएगी अधिनियम और दे देगी राज्यपाल को कि आप साइन करिए। राज्यपाल क्योंकि अपॉइंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये सोचेगा कि ये कानून इस राज्य में न बने तो वो दे देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको रख लेंगे अपने जेब में, यानी कि वो अधिनियम वहीं पे एक तरह से समाप्त है। मान लीजिए ये कुछ बताए ही ना, हाँ नहीं या फिर भेजे ही ना वापस, तो वो समझिए वहीं पे वो अधिनियम समाप्त हो जाएगा, वो कानून यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा। तो ये एक तरीका बनाया गया है ताकि राज्यों पे अच्छे से कंट्रोल हो सके किसका, सेंटर का। तो ये क्या लिख रहा है कि आराम से उसको राष्ट्रपति राज्य विधेयक को अपनी जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं और उसको जेब में अपने रख सकते हैं, उसको शांत कर देंगे उस मैटर को ही। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ये देखिए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग के सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। यानी कि इससे रिलेटेड जो जो मतलब सिफारिशें हैं, प्रतिवेदन है, जो भी है, ये राष्ट्रपति ही रखता है कहाँ पे, संसद में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो आपको चार्ट यहाँ पे दिखाया था, ये चार्ट हमने बताया था कि इसमें कुछ लोगों की कुछ विशेषता है, हम लास्ट में देखेंगे, तो वो लास्ट यहीं पे है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये तो पहला चीज़ हो गया, पहले राष्ट्रपति वही हैं। उसके बाद वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, 2 बार लगातार, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखते हैं अब क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने वाले कौन है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दूसरा 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन है, तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। ये देखिए, केवल वीपी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो वो है वी गिरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बार बार कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्या इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। पहली राष्ट्रपति हैं भारत की महिला, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति का यहाँ पे जो भी टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से शुरू होगा उपराष्ट्रपति, बट हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम अगला वीडियो लाएंगे, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम कवर करेंगे अच्छे से उपराष्ट्रपति के बारे में, और फिर इसके आगे जो जो मतलब टॉपिक हुआ उसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।